नमस्ते। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। अब बारी आगे आने वाले वर्षों के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके पदोन्नति की है। बतौर जीडीएस यदि आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है तो एक ही सपना होना चाहिए और वो सपना है डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करके किसी भी परिस्थिति में परमानेंट होना, सिविल सर्वेंट बनना। बतौर जीडीएस यदि जिंदगी भर रह गए तो कुछ सपने आपके अधूरे रह जाएंगे। इतना सारा स्किल, इतना सारा टैलेंट, इतना सारा कैपेबिलिटी और इतना सारा क्षमता लेकर अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, आर्थिक, घरेलू या पारिवारिक कंडीशन की वजह से जीडीएस में ज्वाइन कर लिया है तो हार नहीं मानना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान जो आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। मौका आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए लिमिटेड सीटें होंगी, कंपटीशन होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा और मेहनत किए बिना जो है ये पदोन्नति आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको ये मौका हर एक साल देगा, भुनाना आपको पड़ेगा। चलिए एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करते हैं। लिखा है, टैलेंट इज गॉड गिवन, बी हम्बल, फेम इज मैन गिवन, बी थैंकफुल, कंसंट्रेशन इज सेल्फ गिवन, बी वेरी वेरी केयरफुल, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, discipline is permanent, nobody perfect in this game, you have to keep learn and move forward। ध्यान रखिएगा, कोई भी इस खेल में परिपूर्ण नहीं होता है। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे। जो निदेशालय ने हमें सिलेबस दिया है उसमें सबसे पहला है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 रिलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट। अंतर्देशीय डाक से संबंधित पूरे नियम दिए गए हैं और इस नियम को कंपाइल और जारी किया है डाक महानिदेशक ने। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। सबसे पहले जो क्लॉज नंबर 1 है जिसमें हमें कंट्रोल के बारे में बताया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जितने भी क्लॉज हम कवर करेंगे उनको मैं आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो मैं आप बोलूंगा इस वीडियो में उसको आपको ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन इस थ्योरी के बीच से इंपॉर्टेंट पॉइंट छांट कर लाऊंगा। जब मैं क्लॉज बताऊंगा तो उनके कुछ फैक्ट्स आपको पहले बता दूंगा ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। द पोस्टल सर्विस बोर्ड एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट। पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी पीएसबी जो है एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डाक विभाग की, जिस पर एक चेयरपर्सन होता है और 7 सदस्य होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो डाक विभाग का सेक्रेटरी होता है। कहने का मतलब है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो डाक विभाग का सेक्रेटरी होगा। जो सेक्रेटरी होगा वही पोस्टल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के अलावा इस बोर्ड में 7 अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं, जिनमें पर्सनल का डिपार्टमेंट, ऑपरेशन का डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विस का डिपार्टमेंट, एचआरडी का डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट, सर्विस क्वालिटी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस पोस्टल सर्विस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 7 अलग अलग डिपार्टमेंट के सदस्य के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं जो कि परमानेंटली इनवाइटी होते हैं। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड को असिस्टेंट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तय किया जाता है जो कि बोर्ड का सचिव होता है। जो एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी द्वारा बोर्ड मतलब पोस्टल सर्विस बोर्ड के
सचिव के रूप में कार्य किया जाता है। तो डाक विभाग का सचिव अलग होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड का सचिव अलग होता है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा मुख्यालय में उप महानिदेशक जिसे डिप्टी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक जिसे डायरेक्टर जनरल, निदेशक होते हैं, सहायक निदेशक होते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं कि आखिर अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो डाक विभाग के कौन है, तो आपको नाम याद करना है। सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगर वीडियो आप बाद में देखें और कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हो जाएं तो इस चीज को आपको वर्तमान डाटा के हिसाब से याद कर लेना है। अगर हम बात करें कि राज्य संचार मंत्री, आपको ध्यान रखना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डाक विभाग के जो राज्य संचार मंत्री हैं वो है चंद्रशेखर पेमा सानी। इन दोनों डाटा को याद करिएगा, सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो चीजें हमने बताई थी कि भाई पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के अलावा डीजी पोस्ट होंगे, 7 मेंबर होंगे, इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे। इसके अलावा इस पर जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड का भी सेक्रेटरी होता है, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। इन बातों को आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। कुछ संस्थान होते हैं, उन संस्थानों के प्रमुख होते हैं। जैसे बेसिक हम बता देते हैं आपको, डायरेक्टरेट का प्रमुख या तो सेक्रेटरी या तो डीजी होगा। सर्कल में सीपीएमजी, पोस्टल अकाउंट ऑफिस में डायरेक्टर, रीजनल ऑफिस में पीएमजी। इसके अलावा जीपीओ का डायरेक्टर, चीफ पीएम सीनियर पोस्ट मास्टर, गजेटेड हेड ऑफिस का सीनियर पोस्ट मास्टर चीफ पोस्ट मास्टर, एपीएस का एडीजी हो जाएगा, पीटीसी का डायरेक्टर हो जाएगा, सीपीटी का जीएम हो जाएगा, बीडी का सीजीएम हो जाएगा। बीडी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट के जो बनाए गए हैं कार्यालय। आरएलओ का बात करें तो मैनेजर हो जाएगा। मेल मोटर का बात करें तो सीनियर मैनेजर हो जाएगा। पीएसडी का जो हेड होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट आप पीएसडी भी बोलते हैं उसको। पोस्टल डिवीजन का एसपी और एसएसपी होता है। आरएमएस डिवीजन का एसआरएम और एसएसआरएम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। आपको बताया गया है कि सबसे ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट के मिनिस्टर आते हैं, सेक्रेटरी आता है। उसके नीचे जो है डिफरेंट टाइप की कार्यात्मक इकाई है। इसके बारे में आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। एक और पिक्चर बताया गया है कि सबसे ऊपर जो है डायरेक्टरेट होगा, फिर उसके नीचे एक एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी होगा जिसे हमने पीएसबी बताया, फिर उसके नीचे एपीएस भी होता है, फिर उसके बाद सीपीटी भी होता है, पूरा टेक्निकल काम देखता है। सर्कल होता है, उसी के लेवल में पीएलआई का एक हमने अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, पार्सल के लिए अलग से बनाया है, ट्रेनिंग के लिए भी बनाया है। फिर नीचे आप आते जाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक आपका आर्मी का होता, तो आर्मी में 2 प्रकार के ऑफिस हैं, 2 ही ऑफिस मुख्यतः हैं। बेस सर्किल भी बोला जाता है। 56 एपीओ है, 99 एपीओ है। अगर हम बात करें सर्कल के बारे में तो सर्कल में कई चीजें आती हैं, जैसे रीजन आता है, सर्किल स्टाम्प डिपो आता है, रिटर्न लेटर ऑफिस आता है। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेना। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई अब रीजन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, रीजन में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, आरएमएस भी आएगा, पोस्टल डिवीजन भी आएगा, जीपीओ भी आएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी आएगा, पोस्टल स्टोर डिपो आएगा, मेल मोटर सर्विस आएगा। किसके अंतर्गत, रीजन के अंतर्गत। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आरएमएस डिवीजन में भी कुछ डिवाइड किया है, जैसे हेड रिकॉर्ड ऑफिस है, ठीक है, सब डिवीजन भी है, बिल्कुल सही है। फिर हेड रिकॉर्ड के बाद आरएमएस में उसके नीचे सब रिकॉर्ड ऑफिस होगा। सब रिकॉर्ड ऑफिस के अंतर्गत मेल ऑफिस और सेक्शन होगा। ठीक है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस के अंतर्गत एक और डिपार्टमेंट पार्सल हब भी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, आरएमएस डिवीजन में इतने सारे हमने भाग बताए। पोस्टल डिवीजन में पोस्टल डिवीजन, सब डिवीजन, एचओ, एसओ
और ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, ये चित्र के माध्यम से हमने पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट आपको समझा दिया है। पोस्टल सर्विस बोर्ड में वर्तमान में कौन किस डिपार्टमेंट का कार्य संभाल रहा है, इसके बारे में आपको परीक्षा के टाइम पे पढ़ना है। ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे सेक्रेटरी हैं, ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहते, है ना, साल भर, 6 महीने, 2 साल में, हर 6 महीने, साल में रिटायर होते रहते हैं। तो एग्जाम टाइम पे आपको याद करके जाना है ताकि डाटा अपडेटेड रहे। ठीक है, इसके अलावा अभी हम क्लॉज नंबर 1 कवर कर रहे थे और कुछ डाटा हमने वेबसाइट से उठा लिया जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, परीक्षा में इतनी बार नहीं पूछा। पीडीएफ दूंगा तो एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। क्लॉज नंबर 1 में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है गवर्नेंस सिस्टम। आखिर ये शासन जो है चलता किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस बोर्ड द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड 23 पोस्टल सर्किल, कि ग्राहक को अच्छी सर्विस देने के लिए पूरे देश को टोटल हमने 23 सर्कल में बांट दिया है। हर सर्कल पूरे राज्य को कवर करता है और साथ में उसका हेडक्वार्टर जो है उसकी राजधानी होती है। ये बात आपको नोट करके रखना है। लेकिन कुछ अपवाद वाले सर्कल को छोड़कर, अपवाद में गुजरात आता है। देखिए, गुजरात जो है पूरा गुजरात को कवर करता है, साथ में दमन दीव और दादर नगर हवेली को कवर करता है। केरला जो सर्कल है, जो पूरा केरला कवर करता है, साथ में लक्षद्वीप भी कवर करता है। ये बात आपको नोट करके रखना है। महाराष्ट्र जो है पूरे महाराष्ट्र को कवर करता है, साथ में एक और राज्य है गोवा, छोटा सा राज्य है, 2 ही जिले हैं, उसको कवर करता है महाराष्ट्र। तो कभी पूछ लेगा कि गोवा राज्य किस सर्कल के अंतर्गत आता है, तो आपको जवाब देना है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 6 राज्य जाते हैं। पहला अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 6 राज्य जाते हैं। इन 6 को आपने याद कर लेना है। पंजाब सर्कल पूरा पंजाब और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसका पूरा कार्यभार देखता है। जो पंजाब सर्कल के सीपीएमजी होंगे, चीफ पोस्ट मास्टर होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चंडीगढ़ का भी कार्यभार देखें। एक और है तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु कवर करेगा। एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी पांडुचेरी, उसको भी पूरा संभालता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पूरे पश्चिम बंगाल को संभालता है, साथ में सिक्किम राज्य को कवर करेगा, अंडमान निकोबार को कवर करेगा। तो जितना डाटा मैंने बताया, जो राज्य अपने अलावा किसी और यूनियन टेरिटरी या किसी स्टेट को कवर करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे ऊपर निदेशालय होता है। ठीक है, वहीं से सारे कार्यभार, सारे ऑर्डर जारी किए जाते हैं लगभग। उसके नीचे होता सर्कल, और सर्कल का जो प्रमुख होता है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या महाअध्यक्ष भी कई बार उसे हम बोल देते हैं। इसका जो हेड होता है सीपीएमजी होता है, हमने बताया। इसके नीचे जो होता है वो होता है रीजन होता है। पहले सर्कल के नीचे रीजन और रीजन के नीचे डिवीजन। तो सर्कल का सीपीएमजी, रीजन का आरपीएमजी, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है, और डिवीजन का होता है एसपी या एसएसपी। अब डिवीजन भी 2 प्रकार के, एक पोस्टल और एक आरएमएस। ठीक है, तो इसका आरएमएस का कौन, एसआरएम, सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस या सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस। जो बातें हमने आपको बताई है यहां पर इस थ्योरी में वही बातें लिखी गई है। अच्छा, एक और बात आपको क्या बता दूं मैं, कि इसके अलावा एक बेस सर्कल भी होता है जो कि जो कर्मचारी सेना में काम कर रहे हैं उनकी डाक को मैनेज करता है। अच्छा, सेना में जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उसका हेड जो है एडीजी होता है। एडीजी का जो पद होता है वो मेजर जनरल के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो आर्मी पोस्ट ऑफिस हमने बनाया है उनमें 75% भर्ती जो है डाक विभाग से की जाती है। अलग अलग पद, अलग अलग कैडर वहां पे भर्ती किए जाते हैं, और 75% भर्ती डाक विभाग से एक निर्धारित टाइम पीरियड के लिए वॉलंटियर के रूप में की जाती है। ये बात आपको पता चल चुका है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं।
अच्छा, हमने सर्कल बताया था, तो सर्कल में आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर्किल स्टाम्प डिपो भी होता है, एक ऑफिस होता है, अभी मात्र एक बचा है पूरे देश में। अच्छा, इसके अलावा सर्कल में पोस्टल स्टोर डिपो भी बनाया जाता है, जो भी सामग्री स्टेशनरी वगैरह की कमी पड़ती है, जरूरत उसको के हिसाब से सप्लाई करना होता है, ये पोस्टल स्टोर डिपो करता है। और एक सर्कल में एक और कार्यालय होता है जिसे मेल मोटर सेवा भी बोला जाता है, मेल मोटर सेवा का भी कार्यालय होता है। उम्मीद है पिछले स्लाइड में जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो आसान भाषा में आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में सर्कल और उसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत सारे सर्कल हैं जो केवल अपना राज्य कवर करते हैं, और उसके अलावा कुछ सर्कल हैं जो अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य और साथ में कुछ यूनियन टेरिटरी भी कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को कवर करेगा। एक जगह है यनम, पांडुचेरी का एक जगह है यनम, वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। मतलब आंध्र प्रदेश की जो सीपीएमजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है यनम को पूरे तरीके से प्रबंधित करना। हेडक्वार्टर विजयवाड़ा, दूसरा असम, हेडक्वार्टर गुवाहाटी, बिहार, पटना हेडक्वार्टर, छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ कवर करेगा, रायपुर में हेडक्वार्टर, दिल्ली का न्यू दिल्ली, हरियाणा का हेडक्वार्टर थोड़ा अपवाद है, अंबाला में है, राजधानी जो है इसकी चंडीगढ़ है, ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अंबाला में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का आपका श्रीनगर, झारखंड का हेडक्वार्टर रांची, कर्नाटक बंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा भुवनेश्वर। अभी तक जितने बताया हूं उनमें से सभी जो सर्कल हैं वो केवल अपना ही कार्यभार देख रहे हैं आंध्र प्रदेश को छोड़कर। राजस्थान पूरा राजस्थान, हेडक्वार्टर जयपुर, तेलंगाना पूरा तेलंगाना, हेडक्वार्टर हैदराबाद, उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश, हेडक्वार्टर लखनऊ, उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड, हेडक्वार्टर देहरादून। अब गुजरात में आ जाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूं। गुजरात पूरा गुजरात, अपवाद क्या है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को कवर करेगा, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। केरला पूरा केरला कवर करेगा। एक स्थान है पांडुचेरी का स्थान है माहे, और माहे जो है वो केरला के अंतर्गत आता है। केरला सीपीएमजी माहे में सारी चीजें प्रबंधित करते हैं, हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम में है। महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र और गोवा स्टेट महाराष्ट्र सीपीएमजी के अंतर्गत आता है, मुंबई में हेडक्वार्टर। पंजाब और चंडीगढ़ को और पंजाब को कवर करता है, हेडक्वार्टर चंडीगढ़। तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु और पांडुचेरी। अच्छा, पांडुचेरी का दो भाग जिसमें माहे केरला, यनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दो को छोड़कर पूरा पांडुचेरी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, हेडक्वार्टर चेन्नई। वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है और पूरा वेस्ट बंगाल कवर करेगा, अंडमान निकोबार और सिक्किम कवर करेगा, हेडक्वार्टर कोलकाता। नॉर्थ ईस्ट है आखिरी, 6 राज्य, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा और नागालैंड आते हैं, हेडक्वार्टर शिलोंग में होता है। अभी हम फिलहाल में क्लॉज नंबर 1 में ही हैं, और क्लॉज नंबर 1 में फिर से याद दिला दूं कि जो नियम दिया है वो कंट्रोल का दिया है। टोटल इस पूरे गाइड में 7 सेक्शन दिए हैं, 7 सेक्शन, फिर से लिख देता हूं मैं, 7 सेक्शन, ठीक है। 7 सेक्शन के अलावा 273 क्लॉज दिए गए हैं, ठीक है। हम कौन सा कवर कर रहे हैं, हम सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं और क्लॉज 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका जनरल चीजें दी गई है, सेक्शन 1 के अंतर्गत जो आपका क्लॉज नंबर 1 आता है उस पर आपको कंट्रोल दिया गया है। अब इसी क्लॉज का एक और पॉइंट हमें बताया गया है। पॉइंट क्या है कि हर डाक सर्कल में डाकघर अधीक्षक के कार्यभार में बहुत सारे मंडल बनाए गए हैं। यह बात आपको नोट करके रखना है कि
सर्कल के नीचे रीजन और रीजन के नीचे मंडल, मैंने पहले ही बता दिया था। मंडल मतलब डिवीजन आप समझ सकते हैं, और इसका इंचार्ज जो है पोस्टल डिवीजन एसपी होगा, एसएसपी होगा, और आरएमएस डिवीजन एसआरएम होगा और एसएसआरएम होगा। दोनों बातें आपने पढ़ ली है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। फ्रेंड्स, क्लॉज नंबर 1 यहां से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे क्लॉज नंबर 2 के बारे में, और क्लॉज नंबर 2 में हमें डाकघर के प्रकार के बारे में समझाया गया है। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सिलेबस में डाकघर गाइड भाग 1 दिया है, तो जितनी चीजें पढ़ेंगे वो डाकघर गाइड भाग 1 के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए, डाकघर के प्रकार, पहला एचओ, दूसरा एसओ, तीसरा बीओ, 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको जो लिखा है उसको समराइज करके सरल शब्दों में पहले बता देता हूं, फिर मैं पढ़ दूंगा, ठीक है? क्योंकि जब मैं समझा दूंगा तो आप समझ पाएंगे। पढ़ने के लिए तो पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं। एचओ और एसओ में जो बातें लिखी हुई है, एचओ और एसओ में सामान्यतः कोई भी अंतर नहीं होता है। जो प्रोडक्ट एचओ के पास होगा वही सेम प्रोडक्ट एसओ के पास होगा। मतलब जितनी सुविधा एक प्रधान डाकघर में होगी उतनी ही सुविधा एक सब पोस्ट ऑफिस में या उप डाकघर में होगी। अंतर मुख्यतः शाखा डाकघर में होता है। शाखा डाकघर में लगभग बहुत सारे कामों में एक सीमा तय की जाती है, जैसे डाक संबंधी मुख्य काम, मेल का वितरण, रजिस्ट्री, पार्सल बुक करना, उसको भेजना, बचत बैंक में जमा करना, निकासी करना, मनी ऑर्डर जारी करना, ये सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सीमित में उपलब्ध है। सीमित का मतलब जैसे निकासी 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, जमा 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, बीमा 600 से ज्यादा नहीं कर सकते। स्पीड पोस्ट की सीमा मान लीजिए सब ऑफिस में 35 kg है, तो हो सकता है कि ब्रांच ऑफिस में 2 kg हो, या फिर उससे कम हो, या फिर उससे ज्यादा हो। तो इन सारे ही लिमिटेशन को तय किया गया शाखा डाकघर में, और यही मुख्य अंतर है। लेकिन हमने एक बात आपको बताई थी फ्रेंड्स, और बात ये थी कि एचओ और एसओ में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन एक अंतर हो सकता है, और वो अंतर है बचत बैंक लेन देन के संबंध में कुछ डाकघरों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मतलब अथॉरिटी ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से ऑफिस में कितना जो है वो बचत बैंक संबंधी कार्य किया जाएगा, कितना जमा या कितना निकासी का रोक जो है वो लगा सकते हैं। यही मुख्य अंतर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं होता। उम्मीद करता हूं जो हमने चीजें बताई है वो समझ में आ चुकी है। कुछ एब्रिविएशन दिए गए हैं, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ये एब्रिविएशन आपको एक बार पढ़ लेना है। परीक्षा में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपको बेसिक भी क्लियर करना है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी हैं तो आपको इतनी छोटी छोटी चीजें जो है पता होना जरूरी हो जाता है। अब क्लॉज नंबर 2 में जो मैंने चीजें पिछले स्लाइड में हिंदी में बताई है वही चीजें यहां पर इंग्लिश में लिखी गई है, तो इंग्लिश वाले इसको देख लेंगे। क्लॉज नंबर 2 में ही एक इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है। क्या नोट है भाई? द हेड ऑफिस इन अ मोर इंपॉर्टेंट सिटी, कि जो हेड ऑफिस जो प्रमुख नगरों या शहरों में होते हैं वो राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर के कार्यभार में होते हैं। ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर की सूची में आते हैं। जो ऑफिस एक बड़े शहर में होगा या मुख्य शहर में होगा, उसका इंचार्ज यदि राजपत्रित अधिकारी है तो ध्यान रखना है कि वह जो है प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर की श्रेणी में आता है। इस बात को आपने नोट करके रखना है। अच्छा, जो प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का पोस्टमास्टर होता है उसके जो पावर होते हैं वो समतुल्य होते हैं किसी एसपी के, किसी एसएसपी के। जितना पावर एक एसपी या एसएसपी रखता है उतना ही पावर एक प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का राजपत्रित पोस्टमास्टर, जिसे सीपीएम यानी चीफ पोस्ट मास्टर बोला जाता है।
एक इंपॉर्टेंट नोट बताया है कि VP और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता। एज पर गाइड देखेंगे तो आपको क्या उत्तर देना है कि VP और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जाता। 1986 का ये गाइड था, वर्तमान में सर्विस उपलब्ध है, लेकिन एज पर गाइड VP मनी ऑर्डर आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। कुछ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, जैसे SO कितने प्रकार के होते हैं और HO के भी कुछ टाइप बताए गए हैं। ठीक है, देखिए SO में आपका एक MDG भी होता है, HSG HO भी होता है, LSG HO भी होता है, एक क्लास SO भी होता है, ट्रिपल हैंडेड, डबल हैंडेड SO होता है और सिंगल हैंडेड SO होता है। GPO के बारे में बात करें तो GPO का इंचार्ज बड़े जो शहर हैं मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर डायरेक्टर होता है। नॉन डायरेक्टर वाले GPO भी होते हैं जिसका इंचार्ज चीफ पोस्ट मास्टर होता है, सीनियर पोस्ट मास्टर भी होता है कई बार। ठीक है, हेड ऑफिस में एक राजपत्रित होगा, है ना, गजेटेड होगा, एक नॉन गजेटेड होगा। तो नॉन गजेटेड का इंचार्ज पोस्ट मास्टर, गजेटेड में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का चीफ पोस्ट मास्टर और सेकंड क्लास का सीनियर पोस्ट मास्टर। ये बेसिक बात थी क्लॉज नंबर 2 से रिलेटेड, जिसको हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद है सेक्शन 1 का क्लॉज 2 जो है आपको समझ में आ चुका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में हम सेक्शन 1 के अंतर्गत क्लॉज नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, कई बार क्लॉज पूछा जाता है कि क्लॉज नंबर 3 में कौन सा रूल दिया है, क्लॉज नंबर 1 में क्या दिया है, 4 में क्या दिया है, 5 में क्या दिया है। तो सबसे पहली बात आपको क्लॉज भी याद करना है, आपको सेक्शन भी याद करना है। सेक्शन 1 में जैसा मैंने पहले बता दिया कि हम सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं और सेक्शन 1 में जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए क्लॉज नंबर 3 के बारे में, जिसमें दिया है नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में 3 से 4 बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बात कि वर्किंग आवर फिक्स करने का जो अथॉरिटी है वो HOC है। वर्किंग आवर एज पर गाइड बता रहा हूं, एक्सटेंड करने का पावर DG पोस्ट के पास है। DG पोस्ट किसी भी डाकघर के कार्यकाल को 8:30 PM तक बढ़ा सकते हैं। संडे और पोस्टल हॉलीडे को ओपन करवा सकते हैं। ये 3-4 जो बातें बताई ना, वही यहां पर लिखी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस थ्योरी को आसान भाषा में समझ लेते हैं कि साधारण डाकघरों में काम का समय HOC तय करेंगे। महानिदेशक किसी भी डाकघर के काम को 8:30 तक बढ़ा सकते हैं, रविवार को खुलवा सकते हैं, संडे को खुलवा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो उसे नाइट पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो रविवार को भी खुलता है और संडे को भी खुलता है। अच्छा, जब हमने संडे को खोला या उसका वर्किंग आवर एक्सटेंड किया तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बताइए कि जब ये वर्किंग आवर 8:30 बजे तक बढ़ा दिया गया तो आखिर इस बढ़े हुए कार्यकाल में हम काम कौन कौन सा करेंगे। तो ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड वर्किंग आवर दीज पोस्ट ऑफिस विल जनरली लुक रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग BP, रजिस्ट्री की बुकिंग करेंगे, BP की बुकिंग करेंगे, मनी ऑर्डर सेल करेंगे, भुगतान करेंगे, IPO सेल करेंगे, पोस्टेज स्टाम्प सेल करेंगे। ये सभी काम जो है वो बढ़ाए गए घंटे तक किया जाता है, 8:30 बजे तक किया जाता है। लेकिन अगर वर्किंग आवर बढ़ाया है तो आपको पता होना चाहिए जो बचत बैंक का काम है वो 7 बजे तक ही किया जाएगा, मनी ऑर्डर का जो काम है वो 6 बजे तक ही किया जाएगा। तो ये दोनों बातों को भी आपने ध्यान रख लेना है। इसी क्लॉज का थर्ड पॉइंट है कि हमने आपको एक बात बताया था कि भाई साहब रविवार को भी खोलेंगे, राष्ट्रीय छुट्टी को भी खोलेंगे, अन्य डाकघर छुट्टी के दिन भी खोलेंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए खोलेंगे और ये टाइम आपका होगा 10 बजे से लेकर 17 बजे तक, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन जब रविवार को खोलेंगे, जब पोस्टल हॉलीडे में खोलेंगे तो डिलीवरी का काम नहीं होगा,
वितरण का काम इन दिनों में बंद रहेगा। और क्या काम नहीं होगा? मनी ऑर्डर का काम नहीं होगा, बचत बैंक का काम नहीं होगा, सर्टिफिकेट का काम नहीं होगा। इस बात को नोट करके आपको रख लेना है। ये क्लॉज नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 था। इस स्लाइड में जो डाटा दिया है ये हमेशा आपको एग्जाम से 2-3 महीने 1 महीने पहले याद करना है, क्योंकि ये बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो क्लॉज हमने क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3 में जितनी बातें आपको मैंने बताई हैं वो आसान भाषा में आपको समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में अगला जो हमारा क्लॉज है, अगला जो हमारा रूलिंग है वो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है क्लॉज नंबर 4 में क्या दिया है। क्लॉज नंबर 4 में दिया है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। अच्छा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, जो पोस्ट ऑफिस वैन में मैनेज किया जाता है। एक गाड़ी होती है जिस पर इसको प्रबंधित करते हैं, जिस पर पार्सल बुक करते हैं, रजिस्ट्री बुक करते हैं, टिकट बेचते हैं, डाक लेखन सामग्री बेचते हैं, उसको हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लेट पोस्टिंग को, ग्राहक को लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करना। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलते हैं थ्योरी के ऊपर कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, कानपुर, पूना, जयपुर, भिलाई टाउनशिप। ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस इन शहरों में काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या होता है? दीज मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लेट पोस्टिंग डिफरेंट एरिया। क्या मैंने बताया, पहले बता दिया कि इनका उद्देश्य होता है कि भिन्न भिन्न इलाकों में देर से भी डाक ग्राहक पोस्ट कर सके और ये सुविधा उनको मिल सके। तो लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए, भाई साहब ध्यान सुनिए, सीधा स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही स्टेटमेंट पूछा जाता है, फिर बेसिक क्लियर नहीं रहता तो आप गलती करके आ जाते हैं। तो लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए ही मोबाइल पोस्ट ऑफिस बनाए गए। अब कौन कौन से टाइप के आर्टिकल, जैसे कि इनमें भीपी और बीमा आर्टिकल नहीं डाले जाएंगे। तो क्या नहीं डाला जाएगा? भीपी नहीं जाएगा और बीमा नहीं जाएगा। तो जाएगा कौन कौन सा? ठीक है, देख लेते हैं। डाक टिकट, लेखन सामग्री इसमें बेचा जाएगा। स्थल डाक, हवाई डाक की बुकिंग होगी। पार्सल और लेटर भेजने की वस्तु की रजिस्ट्री करेंगे। इसके अलावा गैर रजिस्ट्री मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी लेंगे। और एक स्पेशल कंडीशन ये भी है कि जो मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया भीपी और बीमा वाली वस्तुएं नहीं जाएंगी, और क्या जाएंगी उनको हमने अच्छे से आपको बताया है। ध्यान से वर्डिंग को आपको पढ़ना है, ताकि परीक्षा में अगर यहां से थ्योरी के बीच से क्वेश्चन बचे तो आप आसानी से उसे करके आए। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रख लेना है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रविवार और डाकघर छुट्टी के दिन काम नहीं करते, बंद रहते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण लाइन था, इस लाइन को आपने ध्यान रख लेना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, क्लॉज नंबर 4 में जो चीजें हमने आपसे चर्चा की है वो आसान भाषा में समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्मल वीक डेज के बारे में, काम के समय के बारे में। आखिर सप्ताह में कौन सा काम कितने बजे तक, कितने घंटों तक किया जाता है। जो मैं थ्योरी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन थ्योरी के बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कभी भी उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से आप समझिएगा जो पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर काम का समय जो है किन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। क्या ध्यान रखना है कि हर डाकघर और रेल डाक सेवा कार्यालय में उन घंटों के दौरान जिनमें से जनता के साथ लेन देन किया जाता है। तो पहला जो कंडीशन था वो यही है। दूसरा, उस समय जब डाक वितरण और प्रेषण किया जाता है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर हम वर्किंग आवर, बिजनेस आवर तय करते हैं। इसके अलावा जनता के साथ काम करने के घंटे, स्थानीय सुविधा प्राप्त करने, डाक आने और जाने के समय को ध्यान में रखकर ये वर्किंग आवर, ये बिजनेस आवर तय किया जाता है। सीधा परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि काम का समय किन बिंदुओं पर तय किया जाता है।
यदि बेसिक क्लियर नहीं किया फ्रेंड्स तो आप जो है वहां उत्तर गलत करके आ जाएंगे। जो वर्किंग आवर हमने बताया है उस बीच में कोई भी कस्टमर आता है सारे काम बंद करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है कस्टमर को देंगे। टिकट लेना है, पूछताछ करना है, लेखन सामग्री, एंटायर वर्किंग आवर, एंटायर वर्किंग आवर डाकघर के सभी घंटों के दौरान, रजिस्ट्री, बीमा, वीपी पार्सल यदि उसकी बुकिंग करनी है तो मंडे टू फ्राइडे जैसे हम बोलते हैं सप्ताह के दिनों में 6 से 7 घंटा, शनिवार को 3 बजे तक 5 घंटा। मनी ऑर्डर, आईपीओ, बचत बैंक, मनी ऑर्डर, आईपीओ, बचत बैंक, टेलीफोन बिल, मंडे टू फ्राइडे 5 घंटा, शनिवार को 3 घंटा। 3 पॉइंट से वर्किंग आवर एज पर गाइड डाटा पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में एज पर गाइड हमको दिया गया है। जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिसेस होते हैं जीडीएस के 4 घंटा कम से कम, अधिकतम 5 घंटा होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है कि भाई जो आपका बुकिंग का समय होता है, जो रजिस्ट्री इसके अलावा पार्सल की बुकिंग का समय होता है वही समय विंडो डिलीवरी का भी होता है। महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछा गया है और इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। अब जो चीजें हमने आपको बताई है वही चीजें यहां पर इंग्लिश में लिखी गई है, तो इंग्लिश वाले जो भी कैंडिडेट होंगे यहां से ये वर्किंग आवर देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं इसी क्लॉज का, इसी क्लॉज मतलब क्लॉज नंबर 5 जहां पर नॉर्मल वीक डेज के बारे में बताया गया था, उसका पॉइंट नंबर 3 है। बहुत सारे जो आरएमएस के स्थिर कार्यालय होते हैं, आरएमएस में एक स्थिर कार्यालय होता है, एक चल कार्यालय होता है। चल कार्यालय सेक्शन होता है जो कि ट्रेन वगैरह में काम करता है, स्थिर कार्यालय उसी आरएमएस के प्लेस में होता है जहां पर वो आरएमएस बनाया गया है। तो स्थिर कार्यालय में आपको पता होना चाहिए कि डाक के आदान प्रदान के अलावा रजिस्ट्री की बुकिंग, डाक टिकट और लेखन सामग्री के बिक्री का प्रबंधन किया जाता है। जो सुविधाएं दी गई है वो गाइड भाग 3 में आपको मिलने वाली है। ये डाकघर गाइड भाग 1 है जिस पर इनलैंड पोस्ट बताया गया है, एक आपका डाकघर गाइड भाग 2 है जिसमें फॉरेन पोस्ट बताया है, एक 3 है जिसमें डाकघर की लिस्ट बताई है, एक 4 है जिसमें कुछ मैनुअल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग गाइड है, हमारे सिलेबस में केवल गाइड 1 है। इसके अलावा जो प्रमुख डाकघर हैं उन पर विलंब शुल्क देकर, जो टाइम बताया था मैंने उस टाइम के बाद भी आप पोस्ट कर सकते हैं, पत्र डाल सकते हैं एक निर्धारित टाइम तक, लेकिन उसके लिए आपको लेट फीस देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें हमें क्लॉज नंबर 5 में पढ़नी थी उतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, डायरेक्टली 7 के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा 7? क्लॉज नंबर 7। तो सर 6 कहां गया? 6 आपके सिलेबस में नहीं है, 6 डिलीट कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, क्लॉज नंबर 7 है बिजनेस ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडे, कि आखिर संडे को यदि कोई ऑफिस खुलता है तो उस दिन कौन कौन सा काम किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि रात्रिकालीन डाकघर को छोड़कर संडे और पोस्ट ऑफिस छुट्टी के दिन सभी डाकघर बंद रहते हैं। पहला बात, इन दिनों में सड़कों पर जो लेटर बॉक्स लगे हैं उनमें डाक नहीं निकलती, डाक भी वितरित नहीं होती है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि फैसिलिटीज आर प्रोवाइड पोस्टिंग लेटर ऑन प्रेस्क्राइब लेट फी सर्टेन स्पेसिफिक आवर लेटर बॉक्स आरएमएस ऑफिस सेलेक्टेड ऑफिसेस। ये आरएमएस ऑफिस और कुछ चुने हुए डाकघर में लेटर बॉक्स में निर्धारित घंटों के दौरान निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान पर आपको पोस्ट करने की सुविधा दी गई है। रविवार को और डाकघर छुट्टी के दिन भी आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। रेल डाक सेवा की जो गाड़ियां हैं उन पर जो लेटर बॉक्स लगे हैं उन पर भी आप आर्टिकल डाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मशीन फ्रैंक आर्टिकल को कभी भी लेटर बॉक्स और डाक गाड़ी के लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। सवाल उठेगा कहां डाला जाना चाहिए, तो हमेशा डाकघर के काउंटर पर, डाकघर के काउंटर पर दिया जाना चाहिए। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कभी लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। तीसरा,
जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उसमें रहता है पीएसओ में, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, जहां पर कोई न्यूज़पेपर एजेंसी होगी वहीं पर एक ऑफिस हम बनाते हैं। आरएमएस में, पीएसओ में, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस में, और नाइट पोस्ट ऑफिस में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, आरएनपी बोलते हैं। कुछ लोगों को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर समझ नहीं आएगा, जो अखबार होता है, ठीक है, आसान भाषा में समझिए। उसके जो पैकेट होते हैं उसको बिना विलंब शुल्क के प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्ट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान, चौथा पॉइंट है, सभी आरएमएस कार्यालय डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री का विक्रय सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करते हैं। रविवार को टिकट बेचते हैं, स्टेशनरी बेचते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फीस लेकर, लेट फीस लेकर रजिस्ट्री वस्तुओं की बुकिंग भी करते हैं। क्लॉज नंबर 7 में फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में इस वीडियो का आखिरी जो रूलिंग है वो है क्लॉज नंबर 8, जिस पर पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, छुट्टियां मैं आपको अपडेटेड बता रहा हूं। 14 छुट्टी सभी सर्कल में समान रूप से मनाई जाती हैं, हर सर्कल में समान होती हैं। 3 जो होती हैं वो सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं। 14 + 3 17 छुट्टी मनाई जाती है। अपडेटेड बता रहा हूं, अपडेटेड पूछा जाता है, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। गाइड में देखेंगे तो गाइड में 11 सभी सर्कल में समान और 5 सर्कल टू सर्कल वेरी करती है। लेकिन मैंने देखा है कि छुट्टियां अपडेटेड पूछी हैं, दोनों डाटा बता दिया है, दोनों डाटा को आपने याद कर लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो में जो रूलिंग हमने क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 8 तक कवर की है वो रूलिंग आपको समझ में आ चुकी है। किसी भी रूलिंग में, किसी भी क्लॉज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं, जनरल चीजें दी गई हैं, सामान्य चीजें, जिसके अंतर्गत हमने क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से 8 तक कवर किया है। सेक्शन 1 में क्या दिया है हुआ, इसके अलावा सेक्शन क्लॉज 1 में, 2 में, 8 में क्या दिया, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरा मेहनत आपको पसंद आया है। यदि आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है तो ये जो तरीका आप अपना रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। पदोन्नति लेना बहुत जरूरी है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, खुद की क्षमता के ऊपर किए गए सवाल के लिए, उन सारे प्रश्नों के लिए जिन लोगों ने आपके ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर सवाल उठाए थे, बतौर जीडीएस आपको देखकर जज किया था, बतौर जीडीएस आपको कमजोर महसूस कराया था, आपको ऐसा महसूस कराया था कि नौकरी छोटे कैटेगरी की है। चलिए, मेहनत करते रहिए, रात दिन एक करिए और विभागीय परीक्षा के लिए तन मन धन से पूरे डेडिकेट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।